हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करते हैं फिर से टॉपिक वाइज सीरीज को, और ये सीरीज आपको टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है। लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड दैट वाज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पार्ट 2 देखेंगे और उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते चलेंगे। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो ये है पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप डेफिनेटली पार्ट नंबर 1 को एक्सेस कर सकते हो और उसके बाद कंटिन्यूशन में ही पार्ट नंबर 2 को भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। एंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग फॉर्मल रिलेशनल टर्म विद इनफॉर्मल इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है डीबीएमएस में मैचिंग से क्वेश्चन आया हुआ है और पहला ही क्वेश्चन आरडीबीएमएस से आया हुआ है। यहाँ पे कॉलम में आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट और डोमेन मिल रहा है और राइट हैंड साइड में रो, वैल्यू, टेबल और कॉलम मिल रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मल रिलेशनल टर्म को इनफॉर्मल इक्विवेलेंट के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन को चूज करके बताना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आरडीबीएमएस से, और आरडीबीएमएस अगर हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो आरडीबीएमएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज आरडीबीएमएस एक बहुत पॉपुलर डीबीएमएस की कैटेगरी होती है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, we have different category of DBMS, like we have hierarchical database system, object oriented, network based। इसी के साथ relational database management system भी काफी पॉपुलर है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आपको टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या बोला है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार एग्जाम्पल से बताती हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। अब आरडीबीएमएस में क्या होता है, हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्मेट में जिसके अंदर रोज भी है और कॉलम भी है, लेकिन हर एक कंपोनेंट के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर्मल रिलेशनल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज ये एक टेबल है। इस टेबल को हमने इस तरीके से वर्टिकली डिवाइड करा हुआ है और इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पहला जो कॉलम है वो है रोल नंबर का। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा ऑब्वियसली, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे और स्टूडेंट का लेट सपोज मान लेते हैं फोन नंबर होगा। तो ये कुछ कॉलम्स है जो मैंने अपने टेबल में इंसर्ट करे हैं। अब आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम कॉलम्स को कॉलम ना बोल के इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एंड सिमिलरली जब मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड फुलफिल करूंगी यहाँ पे, जैसे कि रोल नंबर 1, नेम में मैंने डाल दिया राम, क्लास में डाल दिया मैंने बीसीए, मार्क्स में मैंने डाल दिया 94 और फोन नंबर लेट सपोज कोई फोन नंबर डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो ये जो पहला रिकॉर्ड है ये मेरी पहली रो बन गई। अब यहाँ पे रो ना बोल के हम इन हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस को बोलेंगे टपल्स, टपल्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो मैंने पार्टीशन किया है वो बन गया टपल और जो वर्टिकली बना है वो बन गया हमारा एट्रीब्यूट्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स हम बोलते हैं कॉलम्स को आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी में, और टपल्स हम बोलते हैं किसे, रोज को। इतना हमें आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे मैच करते हैं कि टेबल को तो हम बोलते हैं रिलेशन। जो ये स्टूडेंट टेबल है, टेबल को हम टेबल ना बोल के ये स्टूडेंट का एक रिलेशन है जिसके अंदर रोज और कॉलम आपने बनाई है, ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन को अगर मैं मैच करना चाहूँ, एक मिनट, तो रिलेशन हम बोलते हैं टेबल को, टपल हम बोलते हैं रोज को, एट्रीब्यूट्स हम बोलते हैं कॉलम को। अब बात करते हैं डोमेन किसे बोलते हैं। तो डोमेन का मतलब होता है कौन सी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज को हम बोलते हैं डोमेन।
किसी कॉलम में आप किस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोन नंबर कॉलम की, तो फोन नंबर कॉलम के अंदर मैं सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकती हूँ, डेसिमल या करेक्टर स्टोर नहीं कर सकती, तो वो इसकी डोमेन है। रोल नंबर में आई कैन राइट इंटीजर्स, नेम में वी कैन राइट वैरकेर या फिर करेक्टर्स, क्लास में वैरकेर, मार्क्स में इंटीजर, और यहाँ पे फोन नंबर में भी इंटीजर। तो ये इनकी परमिटेड वैल्यू है, तो इसे बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू से। इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। फर्स्ट का हुआ थर्ड, सेकंड का हो गया फर्स्ट, थर्ड का हो गया फोर्थ, और फोर्थ का हो गया सेकंड वैल्यू। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया, और क्वेश्चन के आंसर करने के साथ साथ कंसेप्ट को भी रिवाइज किया। तो आपको आरडीबीएमएस के अंदर हर एक पर्टिकुलर टर्म का मतलब पता होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज, how many attributes in the following ER diagram are both multi-valued and as well as composite attribute? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ER डायग्राम से आया हुआ है। ER डायग्राम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने लास्ट पार्ट 1 में भी इसको डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। तो ER डायग्राम बेसिकली एक वो मॉडल है जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के अंदर जितने भी एंटिटीज है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है इसको दिखा सकते हैं। जैसे आपको पता है एंटिटी क्या होती है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड थिंग होती है एंटिटी, और एंटिटी कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इन सारी एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईआर डायग्राम का। तो ईआर डायग्राम जो होता है वो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस में सभी एंटिटीज को शो करने के लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है एट्रीब्यूट से, कि इस पर्टिकुलर ईआर डायग्राम में कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो मल्टी वैल्यूड भी है और कंपोजिट भी है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि ईआर डायग्राम जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स को इस्तेमाल करता है, किसके लिए, अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ईआर डायग्राम की, ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर हमें पहले देखना है एंटिटी क्या है। तो हमारी एंटिटी क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारी एंटिटी है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में। तो एंटिटी को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कर रखा है। तो एम्प्लॉय मेरी एंटिटी है, इसमें एसएसएन, सेक्स, सैलरी, सुपरवाइजर, एड्रेस, डिपार्टमेंट, बर्थ डेट, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट है। नेम भी एट्रीब्यूट है, वर्क्स ऑन भी एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल का इस्तेमाल करते हैं, और एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जानते हैं। तो ओवल जब भी आपको दिखाई देगा इट मीन्स वो एक प्रॉपर्टी है उस एट्रीब्यूट की, वो एक प्रॉपर्टी है जो उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है, फिर वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक है किसी एंटिटी की। तो यहाँ पे अब एट्रीब्यूट में भी बहुत सारे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एट्रीब्यूट आपने समझ लिया कि ये प्रॉपर्टी होती है जो किसी एंटिटी टाइप को डिफाइन करती है। जैसे एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय के यहाँ पे ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो भी आपको दिख रहे हैं ओवल शेप के अंदर। अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट का भी आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बार ब्रीफली टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा रिवाइज हो जाए टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। और इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ हम थोड़े कंसेप्ट को भी रिवाइज करते चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट के अंदर पहला जो एट्रीब्यूट हमें पढ़ना है दैट इज की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हालांकि आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का जो एक एट्रीब्यूट है दैट इज एम्प्लॉय आईडी। ये वो एट्रीब्यूट है जो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और हर बार की एट्रीब्यूट के नीचे आपको एक लाइन दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि ईआर डायग्राम के अंदर की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल विद अंडरलाइंग लाइंस। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए हम बनाते हैं ओवल, और जो भी एट्रीब्यूट का नाम है उसके नीचे एक अंडरलाइन डाल देते हैं। इट मीन्स ये की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट वो है जो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ही अगर बात करें किसी एम्प्लॉय की आईडी की, तो एम्प्लॉय हमारे पास बहुत सारे होते हैं एक कंपनी के अंदर। हर एम्प्लॉय के सैलरी भी
कई बार सेम हो सकती है, नाम सेम हो सकता है, जेंडर सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, बट एम्प्लॉय आईडी एक वो एट्रीब्यूट है जो हमेशा अलग होगा। तो ये वो एट्रीब्यूट है जो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी स्कूल या कॉलेज की, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स में रोल नंबर एक हमारी यूनिक आईडी बन जाती है, जैसे हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट, जिससे हम उस स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ईआर डायग्राम के अंदर जब भी हमें की एट्रीब्यूट शो करना है, तो आपको सिर्फ बनाना है एक ओवल और उसके नीचे एक अंडरलाइन डालनी है। इट शोज कि वो एक की एट्रीब्यूट है। अब सेकंड एट्रीब्यूट की हम बात करेंगे यहाँ पे। सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एंड दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो हमारे इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसकी बात करते हैं, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, देखो। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो एक से ज्यादा वैल्यू कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोन नंबर की, तो फोन नंबर किसी भी एम्प्लॉय का अगर है एक एट्रीब्यूट, तो उसमें मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। एक एम्प्लॉय के पास एक से ज्यादा फोन नंबर भी तो हो सकते हैं, तो वो एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए ईआर डायग्राम में हम इस्तेमाल करते हैं डबल ओवल का। ठीक है, डबल ओवल का इस्तेमाल करते हैं, डबल ओवल का। तो आपको सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए। थर्ड जो हम एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ये वो एट्रीब्यूट है जो बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलके बनता है। मतलब इट इज अ एट्रीब्यूट विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट। जैसे अगर हम बात करें किसी के एड्रेस की, एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे मान लो किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस के अंदर बहुत सारे सब एट्रीब्यूट आते हैं। जैसे कि मान लो स्ट्रीट, किस स्ट्रीट में आप रहते हैं, इसके बाद सिटी, इसके बाद स्टेट, इसके बाद कंट्री। तो एक्चुअली में हमने फिल तो सिर्फ एड्रेस को ही किया, लेकिन एड्रेस में अलग अलग एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिकली एग्जाम्पल है कंपोजिट एट्रीब्यूट का। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें कंपोजिट एट्रीब्यूट को दिखाना है ईआर डायग्राम में, तो हमें बहुत सारे ओवल्स को मिला के उसको बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ, वो हमारा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो ऑलरेडी जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल है उससे ड्राइव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, तो डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके हम उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट हो गया। तो ड्राइव एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए हम इस तरीके से डैश्ड ओवल्स का इस्तेमाल करते हैं ईआर डायग्राम के अंदर। तो जैसे मुझे एज दिखानी है किसी की, तो एज मेरा एक डिराइव एट्रीब्यूट है। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इस सिंबल का। तो आपको सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से सिंबल्स का यूज करते हैं हम ईआर डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक बेसिक दे दिया आइडिया रिगार्डिंग द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। यहाँ बोला है इन इस पर्टिकुलर ईआर डायग्राम के अंदर कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टी वैल्यूड होने के साथ साथ कंपोजिट भी है। एक मिनट, मल्टी वैल्यूड होने के साथ साथ कंपोजिट भी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो मैं एक बार अगर कलर चेंज करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेक्शन है इधर, ये सेक्शन जो मैंने ब्लू से मार्क किया, और जो ये सेक्शन है ये आपको दिख रहा है कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। जैसे कि नेम है, अब नेम में 3 पार्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और वर्क्स ऑन, बेसिकली इसका मतलब है कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एम्प्लॉय और कितने घंटे तक काम कर रहा है। तो यहाँ पे नेम हम स्टोर जब कर रहे हैं, तो हम 3 अलग अलग एट्रीब्यूट को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी का नाम है राम प्रसाद शर्मा, तो राम इज द फर्स्ट नेम, प्रसाद इज द सेकंड मिडिल नेम, एंड लास्ट इज शर्मा इज लास्ट नेम। ऐसी वर्क्स ऑन का मतलब यहाँ पर यह है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम भी आएगा और कितने घंटे उसने काम किया ये भी आएगा। तो 2 एट्रीब्यूट से मिलके बना है वर्क्स ऑन, ऐसी नेम 3 एट्रीब्यूट से मिलके बना है। तो ये तो श्योरिटी है कि ये दोनों ही हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये भी कंपोजिट है नेम,
और वर्क्स ऑन भी कंपोजिट है, लेकिन हमें बताना है कंपोजिट के साथ साथ जो मल्टी वैल्यूड भी हो। अब मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है जो एक से ज्यादा वैल्यू कंटेन करे, जैसे कि फोन नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे नेम की अगर बात करें तो ऑफिशियली सबका नाम तो एक ही होता है, तो नेम तो किसी के एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो नेम तो हमारा मल्टी वैल्यू कभी नहीं होगा। लेकिन जो वर्क्स ऑन है ये मल्टी वैल्यू हो सकता है, बिकॉज एक एम्प्लॉय एक टाइम पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है और उनके आवर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये हमारा मल्टी वैल्यूड भी है। इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ए है, वो एक ही साथ काम कर रहा है मार्केटिंग पे भी और टेक्निकल वर्क पे भी, तो दोनों प्रोजेक्ट में एक साथ डील कर रहा है, तो ये मल्टी वैल्यूड भी लेगा और साथ में कंपोजिट तो है ही, बिकॉज ये दो से मिलके बन रहा है। इसका मतलब इस ईआर डायग्राम में सिर्फ एक ही ऐसा एट्रीब्यूट है जो दोनों है, मल्टी वैल्यूड भी है और कंपोजिट भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने ये बताया है कि जो नेम है वो कंपोजिट है, लेकिन नेम मल्टी वैल्यू नहीं हो सकता। ऑफिशियली सबका एक ही नाम होता है। निकनेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है एम्प्लॉय के नाम की बात। तो एक एम्प्लॉय का तो एक ही नाम होगा कंपनी के अंदर, इसीलिए इसको हम मल्टी वैल्यू नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ईआर डायग्राम। अगेन मैचिंग से क्वेश्चन आया, और ईआर डायग्राम देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही जा रहा है। ईआर डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखो ये भी क्वेश्चन आपका शेप्स के साथ है, शेप्स को कैसे हम रिलेट करेंगे। तो बॉक्सेस का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, एंटिटीज को दिखाने के लिए। बॉक्स बोलो या रेक्टेंगल एक ही बात है। ओवल्स का इस्तेमाल हम करते हैं एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए, और डायमंड का इस्तेमाल हम करते हैं कि किसी रिलेशन को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो एंटिटी को मैंने बॉक्स या फिर बनाया है रेक्टेंगल के अंदर। इस स्टूडेंट का एक रिलेशन बनेगा, तो इसे हम बोल देते हैं इनरोल इन, इनरोल अंडरस्कोर इन। ये एक रिलेशनशिप है इस दूसरी एंटिटी के साथ, इसे हम बोल देते हैं कोर्स। तो स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, तो इसका मतलब स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, बिकॉज ये बॉक्स में रिप्रेजेंट करी जा रही है। ये हमारा हो गया रिलेशनशिप, डायमंड में रिलेशनशिप, और कोर्स ये एंटिटी 1 कर लेते हैं, ये एंटिटी 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और अब जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की पर्टिकुलर मार्क्स, स्टूडेंट का फोन नंबर, ये सब क्या हो गया, ये इसके एट्रीब्यूट है। ऐसे ही कोर्स में वी हैव कोर्स आईडी, कोर्स का नाम होगा, कोर्स का ड्यूरेशन भी होगा, कोर्स की फीस होगी। तो ये सब होंगे हमारे एट्रीब्यूट कोर्स एंटिटी के। तो इनकी एंटिटीज को हमने रिप्रेजेंट किया ओवल्स में, डायमंड किया इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट, और बॉक्सेस में हमने रिप्रेजेंट किया एंटिटीज को। तो इस तरीके से बनता है। यह डायग्राम यहाँ बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फर्स्ट का आर, सेकंड का पी और थर्ड का हो गया हमारा क्यू, मतलब रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज consider the following Oracle SQL query. Select star from products where price between 10 and 20। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आया हुआ है हमारे एसक्यूएल क्वेरी से। एसक्यूएल क्वेरी से भी क्वेश्चन आते हैं और काफी बार क्वेश्चन आते हैं एसक्यूएल क्वेरी से। तो क्या बोला गया है, एक क्वेरी दी हुई है, हमें बेसिकली इस क्वेरी को इंटरप्रेट करके बताना है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। इस क्वेरी का एक्चुअली इंटरप्रिटेशन कौन सा होने वाला है इन चारों ऑप्शन में, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेरी। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्वेरी भी आती है, या फिर डीएमएल डीडीएल कमांड्स वगैरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर का इस्तेमाल करा जा रहा है वो है बिटवीन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, एक मिनट। बिटवीन ऑपरेटर एक एसक्यूएल ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं क्वेरीज के अंदर। इस ऑपरेटर का मेन रोल क्या है कि किसी गिवन रेंज में से अगर मुझे कुछ वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो वहां पे बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब जो वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर कोई डेट भी हो सकती है। और बिटवीन ऑपरेटर में जो भी हम
वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 10 और 20, तो 10 भी इंक्लूड होगा और 20 भी इंक्लूड होगा, दोनों इंक्लूसिव है, तभी इस क्वेरी का आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक एसक्यूएल ऑपरेटर है, ऐसे हम बहुत सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, ऐसी बिटवीन भी एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। एक किसी गिवन रेंज में से अगर आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, और वैल्यू जो है वो आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, और डेट भी हो सकती है, और साथ में जो आपकी बिगिनिंग वैल्यू है और जो एंड वैल्यू है, बिगिनिंग वैल्यू, बिगिन एंड एंड वैल्यूज आर इंक्लूसिव इन नेचर, एंड वैल्यूज आर इंक्लूसिव। अगर आपको इतना भी पता है तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बड़े आसानी से हो जाएगा। मतलब 10 को भी इंक्लूड करना है, 20 को भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रोडक्ट टेबल के अंदर से सब कुछ लेके आना है, जहां पे जो प्राइस है वो 10 से लेके 20 के बीच में है। सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आनी है, लेकिन उन प्रोडक्ट की जिनकी जो प्राइस है वो 10 से 20 की रेंज के अंदर अवेलेबल है, जिसमें 10 भी इंक्लूड करोगे, 20 भी इंक्लूड करोगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 20। गलत। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 20 तो है, लेकिन इक्वल टू 10 वाला यहाँ पे लिया ही नहीं है, तो मतलब ये गलत हो गया। सेकंड क्या है? सिलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट हुज प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो 10 से इक्वल और बड़ा है, लेकिन 20 से इक्वल नहीं है, सिर्फ छोटा ही है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड इज सेलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20। तो 10 से बड़ा और 20 से छोटा तो आ गया, लेकिन इक्वल वाला तो आया नहीं है, तो ये भी गलत। लास्ट इज सेलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन और इक्वल टू 20। बिल्कुल ठीक बात है, हमें उन सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिनका प्राइस 10 से बड़ा या 10 के इक्वल है और 20 से इक्वल या 20 से छोटा है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई है, 10 को इंक्लूड भी किया है और 10 से बड़ा भी है, 20 को इंक्लूड भी किया और 20 से छोटा भी है। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को ढंग से इंटरप्रेट करके अपना आंसर ठीक से लगा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज द एसक्यूएल ऑल्टर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू। तो एसक्यूएल ऑल्टर स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, मैंने आपको कमांड्स बताई थी, तब मैंने आपको वहां बताया था कि डीडीएल स्टेटमेंट्स होती है, डीएमएल स्टेटमेंट होती है, वहीं से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो क्या बोला गया है इसके अंदर कि ये क्या काम करता है? पहली बात तो ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट एक डीडीएल स्टेटमेंट है, एक डीडीएल कमांड कह सकते हो। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब इस कमांड का इस्तेमाल करके हम स्कीमा में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल में चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करते हैं या किसी कॉलम को डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑल्टर टेबल के। अब अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई द कॉलम्स इन द एग्जिस्टिंग टेबल। इंसर्ट और मॉडिफाई रिकॉर्ड की तो हम बात यहाँ करते नहीं है, बिकॉज रिकॉर्ड हम बात करते हैं डीएमएल के अंदर। तो रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर रोज की बात कर रहे हैं। डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ये हमारा डिलीट कमांड करता है, जो कि डीएमएल कमांड है। ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस, ड्रॉप करने के लिए हम ऑल्टर का नहीं, ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अलग कमांड है। इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हो गए नीचे वाले, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आपको इसका सिंटेक्स भी आना चाहिए, सिंटेक्स से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो हमने क्या सीखा कि ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट एक डीडीएल स्टेटमेंट है, जिसका इस्तेमाल करके हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। और अगर आप चाहो तो ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करके आप कोई नया कॉन्स्टेंट जो होता है ना, कॉन्स्टेंट, उसको भी लगा सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। तो कॉन्स्टेंट को ऐड या ड्रॉप भी करा जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंटेक्स बता देती हूँ, ताकि एक बार हम अगर रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छे से विद सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं मुझे किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई कॉलम नेम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करके। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम मान लेते हैं स्टूडेंट, नाम है टेबल का, स्टूडेंट ऐड, ADD ऐड। लेट सपोज मुझे ईमेल ऐड करनी है, ईमेल एक कॉलम ऐड करना है, और ईमेल मुझे वेर कैर टाइप का ऐड करना है,
और इसके अंदर 255 इसका मैंने साइज दे दिया, एंड में सेमीकोलन। तो ये वो तरीका है, ये वो कमांड है जिसका इस्तेमाल करके, ये वो क्वेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप स्टूडेंट नाम की टेबल में ईमेल नाम का एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट के अंदर ईमेल को ऐड करने का एक तरीका है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि किसी कॉलम से कोई टेबल हट जाए या डिलीट हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मान लो स्टूडेंट ही है। अब मान लो मुझे इस ईमेल वाले कॉलम को हटाना है, या फिर मान लेते हैं हमें मोबाइल नंबर वाले कॉलम को हटाना है, तो क्या करोगे, आप लिखोगे ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। जैसे मान लेते हैं कॉलम का नाम है फोन नंबर। जस्ट अ मिनट। फोन नंबर इज द कॉलम नेम और सेमी कॉलन। तो इस टेबल में से ये वाला जो कॉलम है फोन नंबर जिसका नाम है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिलीट करोगे। अब एक तरीका ये भी है कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम करने का सिंटेक्स क्या है, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बिकॉज सबको इसका आइडिया तो होता है, लेकिन कई बार सिंटेक्स में गड़बड़ होने की वजह से आंसर गलत लगा के आप आ जाते हो। तो अगर मुझे रीनेम करना है तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, स्टूडेंट मान लेते हैं, स्टूडेंट रीनेम। मान लेते हैं मुझे ईमेल वाले कॉलम का नाम चेंज करके इसको चेंज करना है, रीनेम। यहाँ पे अगर हम चाहें तो कॉलम का भी कई बार यूज करते हैं, रीनेम कॉलम, कॉलम भी एक कीवर्ड है, रीनेम देन कॉलम। अब कॉलम का नाम लिखते हैं, ईमेल नाम था पहले, अब इसको चेंज करके हमने कर दिया ईमेल एड्रेस। इस तरीके से तो अब हमारे ईमेल कॉलम का नाम ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो ये आपके तरीके होते हैं चेंज करने के। अब अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के टाइप को आप मॉडिफाई करो, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो उसको भी देख लेते हैं, लास्ट ही बचा है हमारा। कैसे करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट है, और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है किसी कॉलम के टाइप को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम। लेट सपोज मैंने यहाँ पे करा कि जो मेरा फोन नंबर है वो मेरा वैरक्यार बन जाए। तो इस तरीके से मैंने अपने कॉलम का जो टाइप है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ऐड, ड्रॉप, रीनेम, मॉडिफाई, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के साथ, तभी आपकी क्वेरी सही तरीके से काम कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है डेटाबेस मॉडल से। ऑप्शंस है इनहेरिटेंस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। डेटाबेस मॉडल से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस मॉडल्स होते क्या हैं। तो डेटाबेस मॉडल बेसिकली वो मॉडल है जो आपको एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर प्रोवाइड करता है, सो दैट जो यूजर है वो डेटाबेस की इंटरनल डिटेल्स को ना देख पाए। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी ऑफ डेटाबेस मॉडल अवेलेबल है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फिजिकल डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। फिर हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जिसे हम बोलते हैं ईआर डायग्राम, कंसेप्चुअल, या फिर इसे आप लॉजिकल भी कह सकते हो, कंसेप्चुअल या फिर लॉजिकल मॉडल, और इसे हम कहते हैं
ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल भी कह सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। सबसे पॉपुलर कौन से हैं? रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। अब रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल के अंदर आते हैं थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है। सबसे पहला रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो हमें पढ़ना है वो है रिलेशनल मॉडल, जिसे हम RDBMS भी कहते हैं। सबसे पॉपुलर है ये रिलेशनल मॉडल। इसके बाद नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड थर्ड इज हायरार्किकल मॉडल। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ इन सभी मॉडल्स का, सो दैट आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाए। हायरार्किकल मॉडल, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल को। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल के तीनों टाइप को मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये तो आप जानते हो कि जो ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम वो हमारा होता है लॉजिकल या फिर कंसेप्चुअल मॉडल, जिसकी फिजिकली जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ईआर मॉडल ये वाला मॉडल होता है, लेकिन इसको हम ग्राफिकली यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस के लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें हायरार्किकल मॉडल की, तो हायरार्किकल मॉडल जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होता है। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली ये वन टू मैनी जो रिलेशनशिप है उसे फॉलो करता है, और यहाँ पे रूट और नोड्स के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ हायरार्किकल मॉडल जो हमारा है, हायरार्किकल मॉडल ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 1:n या फिर 1:1 की मैपिंग होती है। यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है बिटवीन द डेटा वो भी क्या होती है, लेस होती है। सिमिलरली किसी रिकॉर्ड को सर्च करना भी हायरार्किकल मॉडल में डिफिकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। नेटवर्क मॉडल जो होता है वो बेसिकली ग्राफ की तरह होता है। वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है, इसे हम कई बार प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं, प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ग्राफ के अंदर हमारे पास मैनी टू मैनी होते हैं रिलेशनशिप, ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है मैनी टू मैनी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो मुझे किसी भी डेटा को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। अब यहाँ पे जो इंसर्शन है वो इजी है, डिलीशन इजी है, अपडेशन इजी है एज कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल की, एंड दैट इज रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या होता है? देखो, रिलेशनल मॉडल के अंदर अगर हम बात करें हायरार्किकल मॉडल की, तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे स्टोर करने के लिए डेटा को। नेटवर्क मॉडल में हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और रिलेशनल मॉडल में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? रोज एंड कॉलम्स का, रोज एंड कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं, रोज एंड कॉलम्स। रिलेशनल मॉडल में हमारे पास टेबल होती है, रो होता है और कॉलम होता है। ये बहुत सिंपल है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंपल है। इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन करना यहाँ बहुत ही आसान है, और कंप्लीट डेटा इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे सर्चिंग करना भी यहाँ पर इजी है। सबसे डिफिकल्ट होता है हायरार्किकल मॉडल, उससे थोड़ा सा इजी होता है नेटवर्क मॉडल, और सबसे इजीएस्ट होता है रिलेशनल मॉडल। दैट्स व्हाई रिलेशनल मॉडल इज वेरी पॉपुलर। तो अगर हम बात करें कि नेटवर्क मॉडल में हमारे पास 1:n, n:n और n:1 की मैपिंग देखी जाती है। अगर हम बात करें रिलेशनल मॉडल की, तो रिलेशनल मॉडल में 1:n, n:n और n:1 की मैपिंग देखी जाती है। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में 1:n और 1:1 ही होता है। n:n तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप को चलाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग एक पेरेंट है और n नंबर ऑफ चाइल्ड है, या फिर एक चाइल्ड है और एक पेरेंट है, ये वाला रिलेशनशिप यहाँ पर चलाया जाता है।
तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। तो आपको पता लग गया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, लेकिन इनहेरिटेंस कोई मॉडल नहीं होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है। तो ये कोई कैटेगरी नहीं है डेटाबेस मॉडल की। तो आपको इन तीनों में स्पेशली रिलेशनल, नेटवर्क और हायरार्किकल में जो बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस पर बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following Oracle SQL statement can be used to select the name of the customers who have no address? तो मान लेते हैं हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। कस्टमर्स के टेबल के अंदर हमें क्या निकालना है? हमें उन कस्टमर्स का नाम निकालना है जिनके पास कोई एड्रेस नहीं है, जिनका एड्रेस स्टोर नहीं है उस टेबल के अंदर। तो क्या पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी हम लिखने वाले हैं? क्वेरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर नो एड्रेस। नो कोई भी आपका कीवर्ड नहीं है, नो एड्रेस इज द रॉन्ग वन ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल। एड्रेस इक्वल्स टू नल ये भी कोई राइट तरीका नहीं होता है। हमें ये बताना है कि एड्रेस नहीं है तो नल तो आएगा, लेकिन इक्वल्स टू के साथ नल नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। वेरी गुड, इज नल और इज नॉट नल इनका इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इज नल इज द राइट आंसर। और लास्ट क्या है? सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज एम्प्टी। इज एम्प्टी भी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब इज नल का इस्तेमाल करके जब भी हमें ये चेक करना है कि हमारे डेटाबेस में कोई नल वैल्यू है, कोई नल एंट्री अवेलेबल है, तो उसे हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम एक बार और बात कर लेते हैं नल एट्रीब्यूट्स की। नल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? कब हम बोलते हैं नल एट्रीब्यूट? तो नल एट्रीब्यूट का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी एट्रीब्यूट में नल वैल्यू है। इसका मतलब या तो वो वैल्यू नॉट नोन है, अभी तक उसका पता नहीं चला है, या तो वो वैल्यू नॉट नोन है, या फिर वो वैल्यू मिसिंग है, वो फिल नहीं हुई डेटाबेस के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल मतलब उस फील्ड में कोई एंट्री होनी ही नहीं है। तो इन तीन केस में हम नल एट्रीब्यूट क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसने कोई कॉलेज करा ही नहीं है, तो उसके केस में कॉलेज डिग्री वाले कॉलम में नॉट एप्लीकेबल या फिर नल वैल्यू आएगी। तो नल वैल्यू जो होती है वो हम इन तीन पैरामीटर्स पे रखते हैं, या फिर नॉट नोन हो, मिसिंग हो, या फिर नॉट एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज which of the following command is used with SQL select statement in Oracle to return only distinct या different values? तो ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर लिख के मिल गया है। बोला गया है कि SQL select statement में हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें डिस्टिंक्ट या डिफरेंट वैल्यूज को रिटर्न करवाना है। तो यूनिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंगल कुछ नहीं होता, डिफरेंट भी कुछ नहीं होता, डिस्टिंक्ट इज द राइट आंसर। डिस्टिंक्ट कमांड का आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक क्वेरी की, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, इस तरीके से आप यूज करोगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। एक मिनट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जितने एम्प्लॉय की एज डिस्टिंक्ट है उन्हीं की एज यहाँ पे प्रिंट होगी, सेम एज वाले जो नंबर्स है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये रिमूव कर देता है डुप्लीकेट रोज को, रिमूव्स डुप्लीकेट रोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप डिस्टिंक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्टिंक्ट नाम से क्लियर है कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज को अगर हटाना है तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज if a relation schema is in 2NF, then it is definitely in 1NF, BCNF, 4NF या फिर 3NF। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल फॉर्म्स का आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए
कि कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है और क्या रिक्वायरमेंट है हमें नॉर्मलाइजेशन की, पहले आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास काफी सारी एनॉमलीज हो जाती है, तो उसे हटाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीशन एनॉमली होती है, इंसर्शन एनॉमली होती है, या फिर हमारे पास अपडेशन एनॉमली होती है। तो एनॉमली का सोल्यूशन ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन करना, मतलब टेबल को डिकम्पोज कर देना या फिर अलग अलग टेबल्स में डिवाइड कर देना। बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन को मैनी रिलेशन स्कीमा में डिवाइड कर देना। अब नॉर्मलाइजेशन पर ही बेस्ड हमारी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी टेबल को ठीक तरीके से नॉर्मलाइज कर पाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है 1NF, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ इन सभी नॉर्मल फॉर्म्स का। तो 1NF का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी टेबल को 1NF के अंदर आना है तो वहां पर ये सबसे रिक्वायर्ड चीज क्या है कि उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है, जितने भी एट्रीब्यूट है, उन सबके अंदर सिंगल या फिर एटॉमिक वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए। तो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक मतलब सिंगल वैल्यू, किसी कॉलम में दो वैल्यू नहीं हो सकती है। तो एटॉमिक या फिर सिंगल वैल्यू ही होगी हर एक कॉलम में। इसके साथ साथ जो भी वैल्यू कॉलम में स्टोर्ड है वो सेम डोमेन की होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो फोन नंबर अगर एक हमारा कॉलम है तो उसके अंदर सारी वैल्यूज इंटीजर ही होनी चाहिए, सेम डोमेन की वैल्यू होनी चाहिए, और हर एक कॉलम का जो नाम है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो 1NF के लिए क्या है, एक तो यह है कि जो हमारे एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यू एटॉमिक या फिर सिंगल होनी चाहिए। दूसरी ये है कि सारी वैल्यू सेम डोमेन की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि हर एक कॉलम का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक कॉलम नेम्स। और यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब जो आपका डेटा है वो किसी भी ऑर्डर में आप स्टोर कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी कंडीशन है 1NF में होने के लिए। लेकिन अगर अब हमें 2NF की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो 2NF क्या होता है, तो 2NF में टेबल को जाने के लिए 1NF में होना कंपल्सरी है। 2NF में अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, तो ये शुड भी होनी चाहिए 1NF, शुड बी 1NF तो होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कैंडिडेट की है हमारे पास, कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की से ही आप जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पाए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पाए। सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। इसे ही हम बोलते हैं क्या, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब किसी कैंडिडेट की के सबसेट से कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। इसे हम बोलते हैं सेकंड NF की मेन कंडीशन, इट शुड नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि सेकंड NF में होने के लिए हमारे रिलेशन स्कीमा को 1NF में होना तो कंपलसरी ही है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं 3NF की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेबल को 2NF में तो होना ही चाहिए, शुड बी इन 2NF, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और यहाँ पे क्या था, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो जैसे मान लेते हैं अल्फा टेंड्स टू बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, जो आपका अल्फा है या तो आपका अल्फा कैंडिडेट की हो, जस्ट अ मिनट, या तो आपका अल्फा क्या हो, कैंडिडेट की हो,
या फिर आपका जो बीटा है वो क्या हो, कोई प्राइम एट्रीब्यूट हो। इनमें से कोई एक कंडीशन भी काम कर जाएगी, प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे और होता है, मतलब एलएचएस पे या तो कैंडिडेट की हो या फिर आरएचएस में प्राइम एट्रीब्यूट हो तो कंडीशन ठीक है, अदरवाइज फिर वो 3NF में नहीं माना जाएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 4NF की। 4NF पढ़ लेते हैं और BCNF भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं BCNF। तो BCNF क्या है, BCNF थोड़ी और रिस्ट्रिक्टेड है 3NF से। BCNF स्टैंड्स फॉर बॉयस एंड कोड नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, बॉयस एंड कॉड नॉर्मल फॉर्म, NF लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें होने के लिए 3NF में होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, जैसे मान लेते हैं वही अल्फा टेंड्स टू बीटा ले लेते हैं, तो जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे होगी उसमें मैंडेटरी क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि जो अल्फा है ये सुपर की ही होना चाहिए, सुपर की ही होना चाहिए। एंड जो हमारा बीटा है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, सुपर की बोलो या फिर कैंडिडेट की भी कह सकते हैं, कैंडिडेट की भी कह सकते हैं, अगर मिनिमल सेट है तो कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। और जो बीटा है वो प्राइम एट्रीब्यूट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे होता है एंड, दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। और यहाँ पे होता है और, यही फर्क होता है 3NF में और BCNF में, इसलिए कहते हैं 3NF से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है BCNF, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4th NF और 5th NF को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, अदरवाइज आपने रिवाइज तो करा ही होगा। 4NF में क्या होता है, 4NF इज द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इसमें होने के लिए टेबल को BCNF में होना जरूरी है, BCNF में होना क्या है, जरूरी है। और 4NF में होने के लिए टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फिर मैं एक बार 5NF भी डिस्कस कर लेती हूँ। 5NF में क्या होता है, 5NF में होने के लिए टेबल को 4NF में होना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी ज्वाइन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ज्वाइन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो ज्वाइन डिपेंडेंसी, ठीक है। और अगर ज्वाइनिंग हो भी रही है टेबल की तो वहां पे लॉसलेस ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज और है, 5NF को हम एक और नाम से बुलाते हैं और वो नाम होता है प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। कई बार पूछ लेते हैं, 5NF इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने आपको यहाँ पे समराइज करके काफी सारे पॉइंट बताए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोजेक्ट नॉर्मल फॉर्म को ही हम 5NF भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ 5NF, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा इन सबको। तो आपको पता होना चाहिए कि 1NF में क्या होना चाहिए, सारी टेबल्स के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, सेम डोमेन की होनी चाहिए, कॉलम नेम यूनिक होने चाहिए। 2NF के लिए टेबल को 1NF में होना कंपलसरी, और साथ में कैंडिडेट की से ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई होंगे, मतलब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर 3NF में क्या होता है, 3NF में होने के लिए 2NF में होना कंपलसरी है, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर अल्फा या बीटा जो हमारी डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके अंदर अल्फा कैंडिडेट की होना चाहिए या फिर जो बीटा है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड सिमिलरली BCNF में क्या है कि अल्फा कैंडिडेट की एंड बीटा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। 4NF और 5NF आपसे इतना पूछेंगे नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है। तो नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होनी चाहिए 4NF के अंदर, और 5NF के अंदर नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछ सकते हैं कि इन सभी नॉर्मल फॉर्म में से कौन सी नॉर्मल फॉर्म को एक एडिक्वेट नॉर्मल फॉर्म माना गया है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के लिए। जब भी आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर एनी रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, तो आपका आंसर होगा 3NF। 3NF इज द आंसर। 3NF को एक एडिक्वेट माना गया है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है। फर्स्ट इज द आंसर, 1NF में होना चाहिए अगर 2NF में उसको होना है तो। 2NF मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए टेबल का या स्कीमा का 1NF में होना तो मैंडेटरी है ही। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज
If A, B and C are the candidate keys in a relation schema R A, B, C, D, then what are the prime attributes? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको कैंडिडेट की से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कैंडिडेट की होती क्या है। तो कैंडिडेट की एक वो की है या मतलब एक वो एट्रीब्यूट है या ये बहुत सारे एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी टेबल के टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कीज में से किसी एक की को हम चूज करके बनाते हैं प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का एक एड्रेस है, एम्प्लॉय का आधार नंबर है, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट है। अब इसमें से एम्प्लॉय आईडी हमारी बन सकती है प्राइमरी की, बिकॉज वो हर एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एम्प्लॉय का आधार नंबर है, एम्प्लॉय का लाइसेंस नंबर है या फिर एम्प्लॉय का SSN नंबर है, वो भी तो हमारी कैंडिडेट कीज के अंदर आएंगे ना। मतलब वो एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो कैंडिडेट कीज तो है ही। तो जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के अंदर आते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइम एट्रीब्यूट या फिर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में आएंगे, जैसे यहाँ पर दो कैंडिडेट की है, एक ए बी है और एक सी है, इसका मतलब यह है कि इन कैंडिडेट कीज की हेल्प से आप सारे एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ए बी और सी दो कैंडिडेट की है, इसका मतलब ए और बी और सी ये तीनों ही हमारे क्या हो गए हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। तो इन्हें प्राइम एट्रीब्यूट भी कह सकते हो या फिर इन्हें आप एसेंशियल एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, एसेंशियल एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। सिर्फ यहाँ पे जो डी बचा है वो हमारा कैसा हो गया, नॉन एसेंशियल या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि थर्ड इज राइट आंसर, ए बी सी ओनली हमारे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। Which of the following category of join returns all the records when there is a match in either left or right table? बोला क्या है कि इनमें से कौन से ज्वाइन की कैटेगरी है जिसकी हेल्प से हमें सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे अगर जो मैच है वो या तो लेफ्ट टेबल में या तो राइट टेबल में, मतलब किसी एक ही टेबल में मैच कर रहा है। तो कौन सी कैटेगरी ऑफ ज्वाइन काम में आने वाली है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं ज्वाइन होता क्या है। तो ज्वाइन बेसिकली क्या है, ज्वाइन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है विच इज फॉलोड बाय अ सिलेक्शन कंडीशन। यहाँ लिख देती हूँ कि क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है बिटवीन द टू टेबल्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन क्राइटेरिया या सेलेक्ट क्राइटेरिया। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब जो ज्वाइन ऑपरेशन है उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ज्वाइन ऑपरेशन हमें अलाउ क्या करता है, ज्वाइन ऑपरेशन हमें अलाउ करता है। तो अब बात करते हैं ज्वाइन ऑपरेशन से होता क्या है। तो ज्वाइन ऑपरेशन हमें अलाउ करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है, उन रिलेशन में जो रिलेटेड टपल्स है, रिलेटेड रोज है, उन्हें हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा ज्वाइन है वो एटलीस्ट वन कॉलम में, अब हम बात करते हैं कि ज्वाइन ऑपरेशन से होता क्या है। तो ज्वाइन ऑपरेशन हमें अलाउ करता है कि डिफरेंट रिलेशंस में जो रिलेटेड टपल्स हैं उन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि दो रिलेशन पे ज्वाइन लगाने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि कम से कम उन दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम तो ऐसा हो जो कि कॉमन हो, तभी आप ज्वाइन लगा सकते हो। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे अप्लाइड ओनली व्हेन, applied only when at least one column, at least one column, कम से कम एक कॉलम तो दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। at least one column is common in both the tables जिन पे ज्वाइन लगने वाला है, in both टेबल्स। अब ज्वाइन की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि नेचुरल ज्वाइन भी होता है हमारे पास। ठीक है, एक होता है नेचुरल ज्वाइन, मैं एक बार बस ब्रीफली आपको बता रही हूँ, नेचुरल ज्वाइन होता है। फिर हमारे पास होता है आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और एक हमारे पास होता है
इक्वी ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में वी हैव लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर होता है एक होता है राइट आउटर, राइट आउटर, और एक होती है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर, तीन कैटेगरी होती है आउटर ज्वाइन में, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर एंड फुल आउटर। इक्वी ज्वाइन और एक होता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन, तो ये कुछ कैटेगरीज है ज्वाइन की जिनका आपको आइडिया होना जरूरी है। अगर हम बात करें नेचुरल ज्वाइन की, तो नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, सिंपल सा ज्वाइन है। इसमें हम दो बेसिकली टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, जिनमें क्या होता है, जिन दो टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स है वो सेम होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो टेबल है, एक डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय की। दोनों ही टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर नाम का अगर कॉलम है तो हम उन पे ज्वाइन लगा सकते हैं और किसी भी एट्रीब्यूट को वहां से निकाल सकते हैं। अब एक हम बात करते हैं इक्वी ज्वाइन की। तो इक्वी ज्वाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इक्वी ज्वाइन जब हम लगाते हैं तो दोनों जो हमारे टेबल्स है जिसमें हम ज्वाइन लगा रहे हैं, उसमें जो कॉलम है उनका जो डोमेन है वो तो सेम होता है, लेकिन नाम डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर तो उसका नाम क्या है, मान लेते हैं एम्प्लॉय का एड्रेस एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, और डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट एड्रेस करके है। तो दोनों कॉलम की डोमेन सेम है लेकिन उनका नाम अलग है, तो उस केस में हम लगा लेते हैं इक्वी ज्वाइन, ठीक है। इसे इनर ज्वाइन भी कह सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ ज्वाइन की। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, ये वो ज्वाइन है जो एक ही टेबल पे लग जाता है, मतलब एक ही टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ हम ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, राइट आउटर ज्वाइन की और फुल आउटर ज्वाइन की। तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रही बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता रही हूँ। आई होप आपने ये सब रिवाइज किया होगा। अगर हम बात करें लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी रोज है, ठीक है, जो हमारी रोज हैं वो हमारे लेफ्ट वाले टेबल में तो मैच हो रही है लेकिन राइट टेबल में मैच नहीं हो रही है, तो उस केस में हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट आउटर ज्वाइन की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो हमारी रोज हैं वो राइट वाले टेबल में तो मैच हो रही होती है लेकिन लेफ्ट वाले टेबल में मैच नहीं हो रही होती, तो वहां पर हम लगाते हैं राइट आउटर। और जो फुल आउटर ज्वाइन है उसके अंदर क्या है, वो बेसिकली यूनियन है लेफ्ट आउटर का और राइट आउटर का, उसमें दोनों को ही हम ले लेते हैं, लेफ्ट वालों को भी जो लेफ्ट साइड मैच कर रही है और जो राइट साइड मैच करती है उन्हें भी ले लेते हैं। तो वो होता है बेसिकली यूनियन ऑफ लेफ्ट आउटर और राइट आउटर ज्वाइन, तो इसे बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ लेफ्ट प्लस राइट आउटर। तो आपको इनका एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली आपको इसका सिंटेक्स भी आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान देना होता है कि कौन कौन से जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं, किस साइड में कौन से रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो लेफ्ट आउटर में क्या होता है कि सिर्फ जो रोज है वो हमारे लेफ्ट साइड में ही मैच कर रही होती है, लेफ्ट टेबल के अंदर, राइट में नहीं मैच कर रही होती, इसलिए हम बोलते हैं लेफ्ट आउटर। राइट वाले में सिर्फ राइट वाले टेबल के अंदर ही मैच कर रही होती है, लेफ्ट वाले में रोज मैच नहीं कर रही होती। और फुल आउटर में क्या होता है, दोनों में से किसी में भी करें हम दोनों को ही ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि ऐसी कौन सी ज्वाइन की कैटेगरी है जो बेसिकली सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करती है, अगर हमारा मैच लेफ्ट में हो या मैच राइट में हो तो वो होती है फुल आउटर ज्वाइन, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर ज्वाइन ऑपरेशन। तो इनर ज्वाइन आपको मैंने बताया था कि जो हमारा इक्वी ज्वाइन है उसे ही हम बोलते हैं इनर ज्वाइन। तो ये बेसिकली सेम होता है नेचुरल ज्वाइन की तरह, लेकिन बस यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स का नाम है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है जिसमें हमारे सारे ही आ रहे हैं रोज, ये तो हमारा हो गया फुल आउटर ज्वाइन। सेकंड वाला हमारा हो गया राइट आउटर ज्वाइन। ये वाला जो हमारा है ये हमारा हो गया इनर ज्वाइन, और जो ये है ये हमारा हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो ये तो हो गया लेफ्ट आउटर, फर्स्ट वाला हो गया फुल आउटर ज्वाइन, सेकंड वाला हो गया राइट आउटर, और ये हमारा हो गया इनर ज्वाइन, या फिर इसे आप इक्वी ज्वाइन भी कह सकते हो, इनर या फिर इक्वी ज्वाइन।
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने जो ज्वाइनिंग करी है टेबल्स के बीच में, उसमें मैंडेटरी नहीं है कि जो एट्रीब्यूट का नाम है वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। तो जो हमारी कॉलम दोनों में ही कॉमन है उसको हम यहाँ पर, उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ आइडिया दूंगी कीज के बारे में, बिकॉज कीज तो काफी इंपॉर्टेंट है और कीज को पढ़ने में भी टाइम लगता है, तो आप जरूर से कीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में जल्दी जल्दी सब चीजें रिवाइज करने में। तो यहाँ पर कीज होती क्या है, तो की बेसिकली एक एट्रीब्यूट है या फिर एक कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एंटिटी सेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट से भी मिलके बन सकता है और ये कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट से मिलके भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर जो है, वो रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी भी स्टूडेंट को सारे स्टूडेंट्स के बीच में आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, तो वो एक की है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पर उन्हीं एट्रीब्यूट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की और हमारी फॉरेन की में। तो हमें इन सब का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, जैसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की। अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट है। सपोज रोल नंबर, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है। इसके अलावा स्टूडेंट का नाम एक उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास एक उसके एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट का आधार नंबर एक उसका एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट का फोन नंबर उसका एक एट्रीब्यूट है। तो इन सब एट्रीब्यूट्स में से कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए इस स्टूडेंट को, वो बनेगा प्राइमरी की। तो यहाँ पर आधार नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, फोन नंबर भी कर सकता है, ठीक है, रोल नंबर भी कर सकता है, लेकिन जो एट्रीब्यूट डेटाबेस डिजाइनर चूज करेगा उसे को हम बोलेंगे प्राइमरी की। लेट्स सपोज प्राइमरी की हमने रोल नंबर को बनाया, मतलब रोल नंबर हमने एक ऐसा एट्रीब्यूट माना, इन सभी ये सारे ही कैंडिडेट्स थे लेकिन हमने सिर्फ प्राइमरी की को ही चूज किया। जैसे यहाँ पर आधार नंबर भी कैंडिडेट की है बिकॉज आधार नंबर यूनिक है, फोन नंबर यूनिक है, नेम और क्लास तो यूनिक नहीं है, और रोल नंबर भी यूनिक है। तो ये तीनों ही कैंडिडेट कीज थी, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ रोल नंबर को ही चूज किया और इसे प्राइमरी की बनाया। तो कौन सी कैंडिडेट की को चूज करना है, ये जो डिसीजन है ये होता है डेटाबेस डिजाइनर के पास। तो डेटाबेस डिजाइनर ही चूज करता है किसी भी एक प्राइमरी की को बहुत सारे कैंडिडेट कीज में से, और उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। अब जो बची हुई कीज हमारे पास हैं उन्हें हम बोलेंगे कैंडिडेट कीज। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम कैंडिडेट की को हम एक और चीज बोलते हैं मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की मतलब कैंडिडेट कीज जो है वो किसी भी एंटिटी में एक या एक से ज्यादा हो सकती है। हर एक टेबल में प्राइमरी की तो एक ही होगी, लेकिन कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती है और कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की भी कहलाती है। अब हम बात करते हैं सुपर की का मतलब क्या होता है। तो सुपर की का मतलब है सुपर की वन या मोर एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है जो कलेक्टिवली एंटिटी सेट के एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन का नाम और किसी पर्सन का, लेट सपोज हम मान लेते हैं नेम हो गया और उस पर्सन का एड्रेस हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के भी हम सुपर की बना सकते हैं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी बन जाती है। सुपर की आपको पता ही है क्या होती है, जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आपके आ सकते हैं मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी की वही है जब बहुत सारे कैंडिडेट की में से किसी एक की को प्राइमरी की हमने चूज कर लिया, तो जो बाकी बची हुई कीज है उन्हें हम सेकेंडरी या फिर ऑल्टरनेट कीज भी कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की जो है, फॉरेन की ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी टेबल में प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में वो एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन एट्रीब्यूट वैल्यू इन अ टेबल, और जो ये दूसरे टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। जैसे मान लो अगर मुझे दो टेबल को आपस में लिंक करना है तो वहां पर फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन तो डाल ही नहीं सकती, तो अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल को आपस में लिंक कैसे करें, तो वहां पर फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। डिपार्टमेंट आईडी जो एट्रीब्यूट है वो हम एम्प्लॉय में डाल देंगे जिससे कि दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो सके। तो फॉरेन की का जो मेन काम है वो लिंकिंग ऑफ टेबल्स है। ठीक है, फॉरेन की का जो मेन काम है वो क्या है, लिंकिंग
टुगेदर ऑफ टू टेबल्स। तो ध्यान देना है आपको कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल में एक नॉर्मल एट्रीब्यूट हो और दूसरे टेबल में वो एक प्राइमरी की हो तो उसे हम फॉरेन की कहेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। प्राइमरी की इज नॉट अ कैंडिडेट की, बिल्कुल गलत है। सारे ही, ये वाला भी कैंडिडेट की था, ये भी कैंडिडेट की था, ये भी कैंडिडेट की था, लेकिन इसमें से डेटाबेस डिजाइनर ने सिर्फ रोल नंबर को चूज किया तो प्राइमरी की कैंडिडेट की तो होगा ही ना ऑब्वियसली, तो ये तो गलत ही है। सेकेंड इज अ रिलेशन या फिर टेबल में हैव मोर देन वन फॉरेन की, ये ठीक है। एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन कीज भी हो सकती है। मान लेते हैं हमें स्टूडेंट वाले टेबल को किसी और से लिंक करना है तो वहां पर हम अलग अलग फॉरेन कीज को इंसर्ट कर सकते हैं, तो लिंकिंग बढ़ाने के लिए हम फॉरेन की को बढ़ा सकते हैं। तो टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। इसके बाद कैंडिडेट की इज द मैक्सिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू आर यूनिक, ये गलत है। कैंडिडेट की मैक्सिमल नहीं होता, मिनिमल होता है। छोटे से छोटा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें वो होता है कैंडिडेट की, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। और लास्ट, एवरी कैंडिडेट की इज अ प्राइमरी की, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट की में से ही कोई एक की को चूज करके प्राइमरी की बनाया जाता है, तो हर एक की तो प्राइमरी की कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया है। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम में कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ से आ सकते हैं। हालांकि मैंने आज की क्लास में कंसेप्ट बहुत सारे बता दिए हैं, शॉर्ट में बताए हैं लेकिन बताए काफी सारे कंसेप्ट हैं। तो कुछ कंसेप्ट मैं आपको दे रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में यहाँ पर अगर एक कोई स्क्रीन ऐड कर पाऊँ तो देख लेते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, ठीक है। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स मैं दे रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ यहाँ पे कि देखो, कैंडिडेट की कैन बी नल, कैंडिडेट की के अंदर नल वैल्यू आ सकती है, कैंडिडेट की कैन बी नल। सेकंड जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ कि प्राइमरी की, प्राइमरी की कैन नॉट बी null and it should be unique, and it should be unique। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती और वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इट शुड बी यूनिक ऑलवेज। इसके अलावा आपसे ये पूछ लेंगे कि क्या हर एक नॉट नल की प्राइमरी की हो सकती है? नहीं, हर एक नॉट नल की प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो अगर आपसे पूछते हैं एवरी नॉट नल की इज अ प्राइमरी की, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्राइमरी की बनने के लिए नॉट नल के साथ साथ यूनिकनेस भी जरूरी है, तो ये तो गलत हो गया है। इसके बाद आपसे एक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, क्या एवरी नॉट नल की कैंडिडेट की हो सकती है? हर एक नॉट नल की कैंडिडेट की हो सकती है, तो ये भी गलत है ना, हर एक नॉट नल की कैंडिडेट की नहीं हो सकती है, ठीक है। या फिर पूछेंगे क्या हर एक नॉट नल की सुपर की हो सकती है? तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो ये है, ये वाला पॉइंट हो गया है। हाँ, एक और पॉइंट जो फॉरेन की से रिगार्डिंग आ सकता है वो ये है, फॉरेन की वैल्यू शुड बी यूनिक। फॉरेन की यूनिक तो होनी चाहिए लेकिन उसमें नल हो सकता है, ठीक है। एंड इट मे बी नल, इट मे बी नल, नल वैल्यू फॉरेन की में आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मुझे पॉइंट याद आ गया, वो ये है कि आपसे अगर पूछते हैं एवरी यूनिक की, हर एक यूनिक की इज अ प्राइमरी की, क्या है? ठीक है, क्या हर एक यूनिक की प्राइमरी की हो सकती है?
तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। यूनिक की में तो नल भी आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखो यूनिक की तो किसी का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मोबाइल नंबर को अगर मान लो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने मोबाइल नंबर को चूज नहीं किया, उसने रोल नंबर को चूज किया, तो ऑब्वियसली वो यूनिक की प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो मोबाइल नंबर है तो यूनिक, लेकिन प्राइमरी की तो नहीं है ना, तो हर एक यूनिक की प्राइमरी की नहीं हो सकती, डिपेंड करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं इसके अलावा तो मुझे लग रहा है एक और पॉइंट आना चाहिए, वो 6 पॉइंट ये हम डाल देते हैं यहाँ पे। वो ये है, अ टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है, एंड नॉट नल की भी एक से ज्यादा हो सकती है। एंड नॉट नल, एक मिनट, नॉट नल की भी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। एंड नॉट नल की भी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की जो है वो हर एक टेबल में सिर्फ एक ही हो सकती है। प्राइमरी की एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जहाँ पे कंफ्यूजन करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अ टेबल कैन ओनली वन प्राइमरी की एक ही होगी, कैंडिडेट की काफी सारी हो सकती है, यूनिक की काफी सारी हो सकती है, नॉटनल की भी काफी सारी हो सकती है, कोई डिपेंड नहीं करता उस चीज पे। लेकिन प्राइमरी की तो सिर्फ एक ही होगी, जिसको चूज करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अगेन कीज से क्वेश्चन आया है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट इज, अ रिलेशन या टेबल में हैव मल्टीपल सेकेंडरी कीज। तो ये तो ठीक पॉइंट है, एक रिलेशन या टेबल में एक से ज्यादा सेकेंडरी या फिर ऑल्टरनेट कीज हो सकती है। सेकेंडरी की को ही हम ऑल्टरनेट कीज भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक एक कैंडिडेट की को हमने चूज किया प्राइमरी की, बहुत सारे कैंडिडेट कीज थी, तो उन्हीं बची हुई कैंडिडेट कीज को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी की। तो इसका मतलब एक टेबल में मल्टीपल सेकेंडरी की तो एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज, सुपर की सेटिस्फाइज द मिनिमैलिटी कंडीशन। ये गलत है, सुपर की जो है वो मिनिमैलिटी कंडीशन नहीं बल्कि मैक्सिमैलिटी कंडीशन फॉलो करती है, मैक्सिमैलिटी। और कैंडिडेट की को हम बोलते हैं मिनिमल सेट। ठीक है, मिनिमल सुपर की हम कैंडिडेट की को बोलते हैं, सुपर की को हम बोलते हैं मैक्सिमल। जो हमारा सेट है वो होता है सुपर की का। थर्ड इज, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है और यूनिक होनी चाहिए। सेकेंडरी की इज ऑल्सो कैंडिडेट की, बिल्कुल ठीक बात है, सेकेंडरी की ही तो कैंडिडेट की होती है। जो कैंडिडेट की नहीं सिलेक्ट हो पाई प्राइमरी की के लिए, उसे ही हम बोलेंगे सेकेंडरी की। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही एक फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो आई होप आपको आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट अलोंग विद द क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है या आपको कोई करेक्शन करनी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि जो स्टूडेंट्स इस क्लास को सुनते हैं और अगर उनको लगता है कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।